हाँ तो बेटा हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। हम लोगों ने ट्रांसलेशन, हाँ सॉरी, रेप्लिकेशन का प्रोसेस हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। रेप्लिकेशन के प्रोसेस में हमने जितने भी एंजाइम्स पढ़े थे वो आपको ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि वही एंजाइम्स हैं कुछ जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में भी काम आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कल पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन बेटा स्टार्ट किया था। ट्रांसक्रिप्शन आप लोग सब लोग जानते ही हैं बेटा, डीएनए से आरएनए का बनना है ना बेटा, डीएनए से आरएनए का बनना। हमने आपको ये बताया था कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं बेटा, वो डीएनए के स्ट्रैंड्स खुलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि डीएनए के तो दो स्ट्रैंड्स होते हैं बेटा, है ना, हमने ये बात की थी ना पिछले लेक्चर में कि जैसे ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। ये मान लेते हैं 3 to 5 वाला स्ट्रैंड है और ये 5 to 3 वाला स्ट्रैंड है, ठीक है। ये दो स्ट्रैंड्स डीएनए के हैं। अब हमने बात की कि ये दो स्ट्रैंड्स हैं, इनमें से कौन सा स्ट्रैंड, क्योंकि आरएनए तो बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो अब डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड, डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड आरएनए को बनाएगा, ये वाली बात देखते हैं। तो हमने कल बात की थी कि हमें सपोज ये वाले 3 to 5 वाले पर ये ए टी सी जी ए टी ये बेसिस हैं, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री इस पर होंगे। ए के सामने टी होगा, टी के सामने ए होगा, यहाँ जी होगा, सी होगा, यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर ए होगा। तो बेटा अगर हमें ये ट्रिपलेट माना है, हमें ये वाले अमीनो एसिड्स चाहिए, ये वाले अमीनो एसिड्स हमें चाहिए आरएनए पर, हमें ऐसा आरएनए बनाना है सपोज, है ना। हम लोग एक बात करेंगे, हमें एक ऐसा आरएनए चाहिए जो ऐसा अमीनो एसिड बनाता है जिसके पास ये कोड हो, ये वाले अमीनो एसिड को बनाने वाले कोड हो, हमें ऐसा एमआरएनए को बनाना है। तो इस तरीके का एमआरएनए अगर हमें बनाना है, इस वाले कोड के जैसा अमीनो एसिड का अगर हमें आरएनए बनाना है तो हमें इस वाले स्ट्रैंड पर बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस वाले स्ट्रैंड से बनाएंगे तो ये वाले बेस आ जाएंगे उस आरएनए के ऊपर, तो ऐसा हमें करना है, हमें ये वाले बेस चाहिए। तो ये वाले बेस के लिए हमें 3 to 5 वाले पर इस पर बनाना पड़ेगा। तो हमने बात की थी कि ये वाला स्ट्रैंड जो कि आरएनए को बनाएगा, वो स्ट्रैंड जो कि आरएनए को बनाता है वो कहलाता है बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहलाता है ना बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड, या इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर इसको क्या कहते हैं बेटा एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एंटीसेंस। ठीक, और ये वाले स्ट्रैंड जिसके की कोड हमें चाहिए एमआरएनए के ऊपर, यानी ये स्ट्रैंड है जिसके कोड हमें एमआरएनए पर चाहिए, 5 to 3 वाला स्ट्रैंड जिसके कोड हमें एमआरएनए पर चाहिए, तो ये कहलाएगा बेटा कोडिंग स्ट्रैंड। क्या कहलाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड। ये वाली बात हमने बेटा की थी, एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड और एक होता है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक। हमने ये बात की थी कि जो एंजाइम्स होते हैं जो कि इसमें काम आते हैं, वो एंजाइम्स जो कि इसमें काम आएंगे बेटा, वो एंजाइम्स जो कि इसमें काम आएंगे, वो एंजाइम, मेन एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये वाला एंजाइम मेन एंजाइम है जो कि इसमें आरएनए को बनाने में काम आएगा, ठीक है। ये है एंजाइम जो कि आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा एक चीज और, टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटीसेंस स्ट्रैंड बोल रहे हैं तो कोडिंग स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटीसेंस कह रहे हैं तो कोडिंग को सेंस कहेंगे। ये क्वेश्चन बेटा यहाँ से बनता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है
जो कि आरएनए को बनाएगा। कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसके कोड हमें एमआरएनए पर चाहिए। ठीक, कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसके कोड हमें एमआरएनए पर चाहिए। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसके ऊपर हमें जिससे हमें एमआरएनए को या आरएनए को बनाना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए कभी नहीं बनाते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए को नहीं बनाएंगे। बात समझ में आ रही है ना बेटा? अगर डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड भी आरएनए बनाएगा और डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड भी आरएनए बनाएगा, तो सोचिए डीएनए का जो स्ट्रैंड, डीएनए का अगर ये वाला स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा तो ये वाला स्ट्रैंड जो आरएनए बनाएगा उस आरएनए के ऊपर ये वाले बेस आ जाएंगे। बस थाइमिन की जगह यूरिडीन आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। और अगर डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड आरएनए को बनाएगा तो उस ये वाले स्ट्रैंड के द्वारा बनाए गए आरएनए पर ये वाले बेस आ जाएंगे। तो सोचिए इससे एक आरएनए बन गया जिस पर कि ये वाले बेस होंगे, इससे एक आरएनए बन गया जिस पर कि ये वाले बेस होंगे। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो दोनों मिल जाएंगे और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे, जो कि नहीं बनेगा। इससे पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बेकार हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा ढंग से। इसीलिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स भाग नहीं लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन करने में। इसीलिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्रिप्शन करने में भाग नहीं लेते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेते। ठीक है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेते हैं, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा 3 to 5 डायरेक्शन वाला ही होता है और कोडिंग स्ट्रैंड हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन वाला ही होता है। क्यों? क्योंकि न्यू आरएनए जो बनेगा, यहाँ न्यू क्या कहेंगे, आरएनए ही बन रहा है, क्योंकि जो आरएनए बनता है वो हमेशा, आरएनए जो बनता है वो हमेशा 5 to 3 वाला ही बनता है। जो आरएनए बनता है वो हमेशा 5 to 3 वाला ही बनता है। तो जब 5 to 3 वाला आरएनए बनाना है तो फिर कौन से स्ट्रैंड पर बनाना होगा? डीएनए के 3 to 5 वाले पर ही बनाना होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा। ठीक, तो हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात कर ली, हमने कोडिंग स्ट्रैंड की बात कर ली, हमने ये देख लिया कि कौन सा एंजाइम चाहिए, इसके बारे में हम अभी और पढ़ेंगे। आरएनए कौन सा डायरेक्शन का बनता है? आरएनए 5 to 3 वाला ही बनता है हमेशा, और 5 to 3 वाला आरएनए बनेगा तो हमेशा 3 to 5 वाले पर ही बनेगा डीएनए के। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना बेटा। दूसरी चीज, अब देखिए, अब मैं इसको हटा रही हूँ और अब हम इस एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे बेटा थोड़ा सा। एंजाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर ही डिपेंड होता है बेटा, इसीलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं करना है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अलग है, दोनों एक ही हैं। आरएनए पॉलीमरेज बोलिए आप या फिर वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलिए, एक ही बात है।
अब हम कहते हैं कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है बेटा, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोकैरियोट्स में एक ही होता है। इन प्रोकैरियोट्स केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, 1 आरएनए पॉलीमरेज, जो कि तीनों टाइप के आरएनए को बनाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में यानी कि प्रोकैरियोट में केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो तीनों प्रकार के आरएनए को बनाएगा। यानी ये एमआरएनए को भी बनाएगा, टीआरएनए को भी बनाएगा, और एमआरएनए, टीआरएनए, और तीसरा कौन सा रह गया, एमआरएनए, टीआरएनए और एसआरएनए। ठीक है, सभी प्रकार के एंजाइम को ये बनाएगा। सॉरी, एसआरएनए नहीं, आरआरएनए लिखेंगे, एसआरएनए तो इसी को बोलते हैं, टीआरएनए को। तो तीनों प्रकार के आरएनए को ये बनाएगा। ठीक, लेकिन यूकैरियोट्स में ये आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार का होता है, यानी तीनों अलग अलग आरएनए को बनाते हैं। इन यूकैरियोट्स के अंदर बेटा 3 टाइप्स का आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में 3 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक, जैसे एक होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो कि आरएनए बनाएगा। दूसरा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, जो कि हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जिसको कि हम लोग एमआरएनए भी कहते हैं, इसको बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एमआरएनए बनाएगा। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाएगा, टीआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए बनाएगा। तो यूकैरियोट में ये 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, प्रोकैरियोट में केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो कि तीनों प्रकार के आरएनए को बनाएगा। जबकि यूकैरियोट्स में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, जो कि तीनों आरएनए को अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज के पास 5 सब यूनिट्स होती हैं बेटा। देखिए, आरएनए पॉलीमरेज की, देखिए यहाँ लिख देते हैं हम, आरएनए पॉलीमरेज की 5 सब यूनिट्स होती हैं बेटा। आरएनए पॉलीमरेज की 5 सब यूनिट्स होती हैं, और वो 5 सब यूनिट्स जो होती हैं
उनमें एक तो कोर एंजाइम होता है, 5 सब यूनिट में एक तो कोर एंजाइम होता है, ठीक है, और दूसरा एक सिग्मा फैक्टर होता है। सिग्मा, मैं सबके काम बताऊंगी, सिग्मा फैक्टर होता है, ठीक है, और एक होता है बेटा रो फैक्टर। कौन सा फैक्टर? रो फैक्टर। एक होता है कोर एंजाइम, ये सिग्मा फैक्टर होता है, और ये 5 सब यूनिट इसकी होती है बेटा। एक ये अलग होता है, ये 2 अलग होते हैं, देखिए ये 2 अलग होते हैं, ये 2 अलग होते हैं। इसका काम है इनिशिएशन करना, आरएनए को बनाना शुरू करना, इनिशिएशन। सिग्मा फैक्टर का काम है इनिशिएशन करना, शुरुआत यही करता है आरएनए को बनाने की। और रो फैक्टर जो है, रो फैक्टर का काम होता है बेटा चेन को बढ़ाना, आरएनए की चेन को बढ़ाना, यानी कि इलोंगेशन करता है एंड टर्मिनेशन करता है, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। रो फैक्टर का काम इलोंगेशन करना होता है और सिग्मा का काम होता है इनिशिएशन करना। अभी हम लोग प्रोसेस समझेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ये होता है कोर एंजाइम। इस कोर एंजाइम के पास 5 सब यूनिट्स होती हैं। इस कोर एंजाइम के पास 5 सब यूनिट्स होती हैं बेटा। ये 5 सब यूनिट्स जो होती हैं इस कोर एंजाइम के पास, ये जो 5 सब यूनिट्स होती हैं, ये 5 सब यूनिट्स में दो अल्फा सब यूनिट होती हैं, एक बीटा डैश, एक बीटा, इसको हटा देते हैं, 2 और 1 3 और 1 4, अब बची एक, और एक होती है ओमेगा, एक होती है ओमेगा। इस कोर एंजाइम के पास ये 5 सब यूनिट्स होती हैं। कौन सी सब यूनिट्स होती हैं बेटा? 5 सब यूनिट्स होती हैं जो कि एक साथ मिलकर काम करती हैं। ये सब एक साथ काम करती हैं मिलकर, ये एक साथ मिलकर काम करती हैं और कोर एंजाइम बनाती हैं, यानी कि मेन जो है वो आरएनए पॉलीमरेज यही बनाती हैं, आरएनए पॉलीमरेज यही बनाती हैं। ये चेन की शुरुआत करेगा और ये जो है ये चेन को इलोंगेट करेगा और टर्मिनेशन करेगा। क्या करेगा? इलोंगेशन करेगा और चेन को टर्मिनेशन करेगा। अब देखिए ये जो 2 अल्फा, अब हम बात करते हैं कि जो ये 5 सब यूनिट्स हैं, ये 5 सब यूनिट में इसका काम दो अल्फा सब यूनिट का काम होता है कि ये इनिशिएशन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है। ये अल्फा सब यूनिट का काम क्या है? बाइंड्स विद इनिशिएशन प्रोटीन, इनिशिएशन प्रोटीन के साथ ये बाइंड हो जाएंगी। दोनों अल्फा सब यूनिट इनिशिएशन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएंगी, ठीक है। और ये बीटा डैश जो होती है ये टेम्पलेट के साथ बाइंड हो जाती है। ये टेम्पलेट जो होता है जहां पर कि वो बनेगा, ये टेम्पलेट के साथ बाइंड हो जाएगी, डीएनए टेम्पलेट के साथ बाइंड हो जाएगी, ठीक है। और ये जो बीटा डैश टेम्पलेट के साथ बाइंड होगा और ये न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा, बाइंड्स विद, ये ओमेगा भी इसी के साथ काम करेगा बेटा, ये दोनों साथ काम करेंगे। बाइंड्स विद न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, बाइंड्स विद न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि यहाँ पर जब ये इलोंगेशन होता है, ये इलोंगेशन रो फैक्टर करेगा।
ठीक है, चेन जब खत्म होगी, आरएनए की चेन जब खत्म होगी तब उसको टर्मिनेशन कहा जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने ये आरएनए पॉलीमरेज के बारे में समझा। एक बार फिर से समझ लीजिए, आरएनए पॉलीमरेज जिसके पास, हम इस नंबरिंग को हटा देते हैं क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन होगा बेटा, ये मैंने इसलिए बॉक्स में बंद कर दिया है, ये इसको यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। अब ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, कोर एंजाइम के पास 5 सब यूनिट्स होती हैं। एक सिग्मा फैक्टर होता है और एक रो फैक्टर होता है। एक्चुअली ये प्रोटीन ही है, फैक्टर क्या है, प्रोटीन ही होते हैं बेटा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ही है ये सब आरएनए पॉलीमरेज ही है, बस इनके काम थोड़े थोड़े अलग हैं। जैसे कि ये 5 फैक्टर्स इसके अंदर सब यूनिट्स हैं, इन्होंने 5 सब यूनिट, तो अल्फा, एक बीटा डैश, एक बीटा, एक ओमेगा। ठीक, सिग्मा फैक्टर और एक रो फैक्टर, ये दोनों काम करते हैं अलग, ये दोनों अलग काम करते हैं, और ये सब पांचों एक साथ काम करते हैं। ये पांचों एक साथ काम करते हैं, और पांचों एक साथ काम करने की वजह से ये सब मिलकर क्या बना लेते हैं, कोर एंजाइम। कोर एंजाइम यानी कि मेन आरएनए पॉलीमरेज, जो कि मेन काम कर रहा है न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का, टेम्पलेट पर जुड़ने का, सारा काम ये कर रहा है। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग कर रहे हैं आरएनए को बनाने की, और ये खत्म करने का काम कर रहा है, चेन को बढ़ाने का और खत्म करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ही आरएनए पॉलीमरेज काम करता है। क्या करता है, ये आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से काम करता है बेटा। ठीक है, अब हम बनाएंगे बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए स्ट्रैंड पर किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हमने अभी आपको बताई, ये सारी चीज़ें किस तरीके से जुड़ती हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं बेटा। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। ये मैंने बनाया डीएनए का एक स्ट्रैंड, ये बनाया मैंने डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। ये मैंने कहा कि 3 to 5 वाला स्ट्रैंड है, और ये 5 to 3 वाला स्ट्रैंड है। ठीक है, ये 5 to 3 वाला स्ट्रैंड है। हमें मालूम है, अभी आपको बताया कि 3 to 5 वाला स्ट्रैंड कौन सा होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस। ये मैंने बना दिया टेम्पलेट स्ट्रैंड, डीएनए के डबल स्ट्रैंड बना दिया ना, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये है कोडिंग स्ट्रैंड। ये है क्या, 5 to 3 वाला कोडिंग स्ट्रैंड होगा बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर काम करेगा। पहली चीज तो ये कि इधर प्रमोटर होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर, प्रमोटर। एक्चुअली ये मैंने बना दिया प्रमोटर। क्या बना दिया बेटा, ये मैं पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना रही हूँ। ये है क्या, प्रमोटर, यहाँ लिख देते हैं, ये है प्रमोटर। क्या है बेटा, प्रमोटर है। एक्चुअली ये जो प्रमोटर होता है, ये प्रमोटर एक जीन है। एक्चुअली ये जो प्रमोटर होता है ये एक जीन है, जहां से कि पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन अब शुरू होगा, इसको प्रमोटर कहते हैं। ये जो प्रमोटर है, ये प्रमोटर कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पर जुड़ रहा है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पर, और टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 एंड पर है। दिख रहा है ना आपको, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पर है और टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 एंड पर है। ठीक है, तो प्रमोटर कहाँ जुड़ता है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पर जुड़ता है। और कोई भी जीन या कोई भी
एंजाइम अगर 5 एंड पर जुड़ता है तो उसको हमेशा बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। तो देखिए प्रमोटर कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पर जुड़ रहा है यानी कि अपस्ट्रीम जुड़ रहा है, जबकि टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 एंड पर जुड़ रहा है। ये टेम्पलेट के 3 एंड पर जुड़ रहा है, टेम्पलेट के 3 एंड पर जुड़ रहा है, जिसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसी तरीके से अब यहां से शुरुआत हो जाएगी, आरएनए पॉलीमरेज यहां पर बाइंड हो जाएगा बेटा। ठीक है, अभी बात करेंगे कैसे होगी। तो ये प्रमोटर जीन होता है। ये क्या है? प्रमोटर जीन है, जहां से की शुरुआत होगी डीएनए का, वो पार्ट जहां से शुरुआत होगी रेप्लिकेशन की। यहां पर एंड होगा, सॉरी रेप्लिकेशन है, हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की, यहां पर एंड होगा। यानी कि ये क्या है? टर्मिनेशन फैक्टर यानी टर्मिनेटर। ये टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर देखिए, टर्मिनेटर कोडिंग स्ट्रैंड के 3 एंड पर जुड़ा है। टर्मिनेटर कहां जुड़ा है? कोडिंग स्ट्रैंड के 3 एंड पर। 3 एंड पर जुड़ने वाले को हमेशा क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। 3 एंड पर जुड़ने वाले को क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रीम। जबकि टेम्पलेट के 5 एंड पर जुड़ा है और टेम्पलेट के 5 एंड पर जुड़ा है टर्मिनेटर, जिसको कहेंगे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है। 3 एंड पर जुड़ा है तो डाउन स्ट्रीम, 5 एंड पर जुड़ा है तो अपस्ट्रीम। ठीक है बेटा, तो ये हमने बात की कि किस तरीके से ये पूरा, और ये पूरा जितना भी जीन है ना, ये बीच का ये पूरा जीन है, ये पूरा पार्ट जो यहाँ पर प्रमोटर जुड़ गया, यहाँ पर टर्मिनेटर है, ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर, ये पूरा अब ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ये वाला पार्ट डीएनए का पूरा अब ट्रांसक्रिप्शन करने में हेल्प करेगा। ये वाला पार्ट पूरा ट्रांसक्रिप्शन करने में हेल्प करेगा। तो ये कहलाएगा स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा बेटा। ठीक है, ठीक, ये हुआ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। प्रमोटर जुड़ा है कोडिंग के 5 एंड पर, टर्मिनेटर जुड़ा है कोडिंग के 3 एंड पर, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। अब बेटा यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा। सबसे पहले जब शुरुआत होगी ना आरएनए की, तो आरएनए बनना शुरू हुआ, आरएनए बनना शुरू हुआ। डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड्स जो कि कॉइल्ड थे, पहले ये खुलेंगे तभी तो इस तरीके की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनेगी। तो बेटा सारे स्टेप्स स्टार्टिंग के वही हैं। सबसे पहले डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड्स को खोलना पड़ेगा। कौन सा एंजाइम खोलता है हेलिक्स को? हेलिकेज। फिर आपको मालूम है टोपो आइसोमरेज भी काम करेगा, जिसको गायरेज कहते हैं। ठीक है ना, आपको मालूम है टोपो आइसोमरेज भी काम करेगा, जिसको कि गायरेज कहते हैं। ठीक है, और कौन सा एंजाइम? सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी काम करेगा, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स को स्टेबल रखना है इस तरीके से, तभी ये बन पाएगा। तो जो भी रेप्लिकेशन में हमने एंजाइम पढ़े थे डीएनए की कॉइल को खोलने के और उनको स्टेबल करने के, वही एंजाइम यहाँ पर भी काम करेंगे। ठीक, पहला स्टेप जो आपने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था बेटा, पहला स्टेप जो आपने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था वो था एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सेम वैसा ही स्टेप इसमें भी तो होगा। जब भाई आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, तो आरएनए के भी तो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे तो पहले आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को एक्टिव होना पड़ेगा। ध्यान करिए, हमने जब डीएनए का एप्लीकेशन पढ़ा था तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स थे वो कैसे एक्टिव हुए थे? उनका फॉस्फोराइलेशन हुआ था। फॉस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से जितने भी उसके मोनोफॉस्फेट्स थे वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुए थे। सेम ऐसा ही इसमें भी होगा। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात कर लेंगे इसके बारे में, इसको हम बनाने के बाद में। ठीक है ना,
तो डीएनए के स्ट्रैंड्स खुलेंगे, वही सारे प्रोटीन काम करेंगे। ये दोनों स्ट्रैंड्स खुल गए, देखिए ये दोनों स्ट्रैंड्स इस तरीके से खुल गए हैं बेटा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे दोनों स्ट्रैंड्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों की दोनों स्ट्रैंड्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ये नहीं है बेटा, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड होगा। अच्छा, ये जो प्रमोटर जीन होता है, पहली बात तो ये होती है कि ये प्रमोटर जीन कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पर जुड़ता है। ये प्रमोटर जीन कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पर जुड़ता है। ये प्रमोटर जीन है क्या? ये सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। प्रमोटर क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या सीक्वेंस? ऐसा कौन सा सीक्वेंस होता है कि वो यहीं पर जुड़ेगा? वो सीक्वेंस होता है बेटा यहाँ पर, यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ TA टाटा। प्रमोटर डीएनए पर कहाँ जुड़ेगा? भाई डीएनए तो इतना लंबा है, डीएनए तो इतना लंबा है, और पूरा डीएनए कभी भी एक साथ नहीं खुल जाएगा कि पूरा का पूरा डीएनए पूरा खुल गया एक साथ। वो धीरे धीरे ही खुलता है, तो वो धीरे धीरे खुलता है पर पूरा फिर भी नहीं खुलेगा। तो जब वो खुलना शुरू होगा तो उसमें ये चेक किया जाता है कि ये TA थायमिन एडेनिन, जहां पर भी डीएनए पर 5 to 3 वाले एंड पर ये TA दिख जाता है, TA दिख जाता है, वहीं पर जाकर ये प्रमोटर बाइंड हो जाता है ना। आपको याद रखना है कि ये प्रमोटर कहां पर बाइंड होता है? ये प्रमोटर कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पर बाइंड होता है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पर बाइंड होता है। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पर ही क्यों बाइंड होता है? क्योंकि वहां पर उसको ये TA वाला सीक्वेंस मिलता है, जिसको कहते हैं टाटा बॉक्स। क्या कहते हैं? टाटा बॉक्स। ये टाटा बॉक्स पर ही प्रमोटर जुड़ता है, टाटा बॉक्स पर ही प्रमोटर जुड़ता है, बाइंड होता है, टाटा बॉक्स पर ही प्रमोटर बाइंड होता है, ठीक है बेटा। ये क्या कहलाता है? टाटा बॉक्स कहलाता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड हो गया, प्रमोटर टाटा बॉक्स पर बाइंड हुआ। आरएनए पॉलीमरेज ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड हुआ, ठीक। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड होगा तो अब आरएनए यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि अभी यहाँ पर देखिए एक न्यूक्लियोटाइड ये शुरुआत हो गई न्यूक्लियोटाइड्स इस स्ट्रैंड पर, इस वाले स्ट्रैंड पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ना शुरू हो गया, यानी कि इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर आरएनए का बनना शुरू हो गया। किसने शुरुआत करी? यहाँ पर सिग्मा फैक्टर काम करा। किसने काम करा? सिग्मा फैक्टर, जिसने क्या कर दिया? इनिशिएशन कर दिया। क्या कर दिया इसने? इनिशिएशन किया। इनिशिएशन हो रहा है, अब ये इनिशिएशन यहाँ पर हो गया। सिग्मा फैक्टर ने अपना काम कर दिया। क्या काम करा सिग्मा फैक्टर ने? इनिशिएशन कर दिया इस न्यूक्लियोटाइड का। अब ये चेन बढ़ रही है, चेन लंबी हो रही है, इलोंगेशन, चेन लंबी हो रही है यानी इलोंगेशन हो रहा है। तो इलोंगेशन के लिए कौन सा फैक्टर काम करेगा बेटा? रो फैक्टर। इलोंगेशन के लिए कौन सा फैक्टर काम करेगा? रो फैक्टर। अब देखिए एक चीज और देखिए, जैसे ही देखो फिर से बताते हैं एक बार कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ है ना, कोडिंग स्ट्रैंड पर ये प्रमोटर लगा हुआ है 5 एंड पर, और यहाँ पर 3 एंड पर टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ही आरएनए को बनाना है। तो 3 एंड पर ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया, 3 एंड पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया, और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ना शुरू हो गए। कौन शुरुआत करता है? सिग्मा फैक्टर। जब शुरुआत हो गई, सिग्मा फैक्टर ने शुरुआत कर दी, तो
अब रो फैक्टर का काम आ गया। रो फैक्टर ने एलोंगेशन करना शुरू करा। जैसे ही रो फैक्टर एलोंगेशन करना शुरू करता है तो सिग्मा फैक्टर का काम हो जाता है खत्म। सिग्मा फैक्टर का काम खत्म तो ये नीचे गिर जाता है, यानी कि फॉल ऑफ, यानी कि नीचे गिर जाता है। इसका काम खत्म तो ये नीचे गिर जाता है, यानी कि कहाँ पर चला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ये सब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही तो हो रहा है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर ही तो हो रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही तो हो रहा है। तो ये सिग्मा फैक्टर का काम खत्म तो वो यहाँ से नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि अब तो रो फैक्टर का काम शुरू हो गया। रो फैक्टर ने अपना काम शुरू करा, चेन को बढ़ाना, आरएनए की चेन को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये देखिए आरएनए की चेन बढ़ रही है, न्यूक्लियोटाइड बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर आते हैं ये आ गया टर्मिनेशन। क्या आ गया यहाँ पर? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में भी अभी रो फैक्टर काम कर रहा है। जैसे ही टर्मिनेशन हुआ ये बन गया आरएनए। ये क्या बन गया? आरएनए। ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जिसको HNRNA कहते हैं। पढ़ा है आपने पहले, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, सिग्मा फैक्टर ने काम शुरू करा, चेन को शुरुआत कर दी, आरएनए को बनाना शुरू कर दिया। रो फैक्टर ने चेन को लंबा करना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही टर्मिनेटर आ गया यहाँ पर, ये टर्मिनेटर आया, अब चेन बनना रुक जाएगी, आरएनए की चेन बनना रुक जाएगी और रो फैक्टर इसको खत्म कर देगा। टर्मिनेशन का काम भी रो फैक्टर का ही होता है। फिर रो फैक्टर ने टर्मिनेशन कर दिया तो रो फैक्टर भी गिर जाता है, जिसका काम खत्म वो नीचे गिर जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा एक आरएनए बन गया, जिसको कहा गया HNRNA। क्यों? ये हमने बात की है पहले बेटा। ये जो HNRNA होता है, ये HNRNA हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहलाता है, जिसके पास एक्सॉन भी होते हैं और इंट्रॉन्स भी होते हैं। याद है हमने शुरू में पढ़ा था एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन वो हैं जो कि एक्चुअल में हमें चाहिए, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए होते हैं, जो कि कोडिंग पार्ट है, और ये नॉन कोडिंग पार्ट है। हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसके पास जो आरएनए बना है, इसके पास दोनों ही हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों ही हैं। आपको मालूम है कि ये HNRNA जब बन जाता है तो उसकी कैपिंग होती है और टेलिंग होती है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा, कैपिंग और टेलिंग होती है, ये सब आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आरएनए की सिंथेसिस हो गई। अभी कैपिंग टेलिंग एक बार फिर से पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है, अभी हमें पूरा एक समरी इसकी पढ़े हैं कि किस तरीके से हुआ। तो ये आपको बताया मैंने क्या, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। फिर से सुनिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक कोडिंग स्ट्रैंड, है ना। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होता है, हम ये वाली बात करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है, एक प्रमोटर होता है जो कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पर जुड़ता है, और यानी कि अपस्ट्रीम जुड़ता है और डाउनस्ट्रीम जुड़ता है टेम्पलेट पर। ठीक है, एक टर्मिनेटर होता है जो कि कोडिंग के 3rd एंड पर जुड़ता है, यानी कि डाउनस्ट्रीम जुड़ता है, और 5 एंड टेम्पलेट पर जुड़ता है, यानी कि ये अपस्ट्रीम जुड़ता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है। ठीक है, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। अब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ 3 एंड पर बाइंड हो जाता है और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना शुरू करता है। न्यूक्लियोटाइड जोड़ने शुरू होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ से आ रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में से एक्टिव होकर आ रहे हैं, मालूम है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ना शुरू हुए। कौन शुरुआत कर रहा है इसकी? रो फैक्टर। कौन शुरुआत कर रहा है बेटा? रो फैक्टर इसकी शुरुआत कर रहा है। रो फैक्टर ने शुरुआत करा, चेन लंबी होनी शुरू हो गई। चेन लंबी हो रही है तो कौन कर रहा है? रो फैक्टर कर रहा है। तो सिग्मा फैक्टर का काम खत्म हो गया। सिग्मा फैक्टर का काम बेटा खत्म हो गया और रो फैक्टर ने इसका एंड भी कर दिया। ये पूरा एक आरएनए बन चुका, जिसको कहा गया HNRNA। क्या कहा गया बेटा? HNRNA। ठीक, बात समझ में आई बेटा? अब हम इसकी जरा एक समरी पढ़ लेंगे अलग से। ठीक है,
अब हम पढ़ लेते हैं समरी, ट्रांसक्रिप्शन की समरी शॉर्ट में। पहला जो स्टेप होता है, रिकॉग्निशन एंड इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। रिकॉग्निशन and synthesis of RNA, recognition and initiation of RNA synthesis। ठीक, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रमोटर को पहचाना जाता है। सबसे पहले प्रमोटर जीन को आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले प्रमोटर ही तो देखा जाता है बेटा, आपको मालूम है। प्रमोटर नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ जुड़ेगा। और प्रमोटर को पहचानने का तरीका क्या है, टाटा बॉक्स। प्रमोटर को पहचानने का तरीका है टाटा बॉक्स। जहाँ पर ये टीए वाला नाइट्रोजन बेस होगा वहीं पर प्रमोटर होगा, वही प्रमोटर होगा। जहाँ पर भी टीए वाला नाइट्रोजन बेस होगा वही प्रमोटर होगा बेटा, ठीक है। ये कौन करेगा, काम कौन करेगा आरएनए को पहचान, इसको सिंथेसिस करने का और पहचानने का, आरएनए पॉलीमरेज शुरुआत करेगा और सिग्मा फैक्टर उसका इनिशिएशन। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा जहां से कि अब जुड़ना शुरू होगा सिग्मा फैक्टर शुरुआत कर देगा, ठीक है। दूसरा इलोंगेशन, दूसरा होता है, हमने पढ़ा जब शुरुआत हो गई तो अब क्या होगा, इलोंगेशन। और आपको अभी भी मैंने बताया कि इलोंगेशन में कौन काम करेगा, रो फैक्टर काम करेगा। रो फैक्टर के साथ आरएनए पॉलीमरेज प्लस रो फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर काम करेगा। टर्मिनेशन कौन करेगा, रो फैक्टर। टर्मिनेशन कौन करेगा, रो फैक्टर करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से शुरुआत हो गई, इलोंगेशन हो गया और टर्मिनेशन हो गया, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है बेटा कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो 2 आयंस की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखना इसको ऐसे, मैग्नीज आयन, बाइवेलेंट आयन, मैग्नीज आयन और मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। मैग्नीज आयन और मैग्नीशियम आयन जरूरी होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है बेटा। मैग्नीज आयन जरूरी होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए और मैग्नीशियम जरूरी होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। अब बेटा एक चीज देखिए, हेट्रोजीनस आरएनए बन गया। क्या बन गया, हेट्रोजीनस आरएनए। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि जब आरएनए बनता है तो हेट्रोजीनस आरएनए ही बनता है। आरएनए कौन से डायरेक्शन में बनता है, 5 to 3 ही बनता है, बताया आपको बेटा ना। तो अब देखिए, जैसे कि ये आरएनए बन गया, थोड़ा बड़ा बनाए हैं, सपोज ये आरएनए बन गया इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर अब हम
ये इसका 5 एंड बना और ये इसका 3 एंड बना। यहाँ 5 एंड पर की जाती है क्या, कैपिंग। क्यों? क्योंकि ये जो आरएनए बना है ये तो HNRNA बना है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं बेटा, ऐसे भी बना सकते हैं जैसे कि हमने पहले बताया था। ये बन गया RNA, क्या बन गया, RNA, जिसका ये 5 एंड है और ये 3 एंड है। ये जो RNA बना है ये हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA बना है, जिसके पास कोडिंग भी है और नॉन कोडिंग पार्ट भी है। इसके पास कोडिंग पार्ट भी है, नॉन कोडिंग भी है, यानी कि कोडिंग यानी एक्सॉन्स भी हैं इसके पास, और नॉन कोडिंग यानी इंट्रॉन्स भी हैं। एक्सॉन कौन से होते हैं? एक्सॉन वो होते हैं जो कि वास्तव में प्रोटीन बनाएंगे, जबकि इंट्रॉन्स वो होते हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जो कि बेकार है, जो कि कोई प्रोटीन नहीं बना पाएंगे। तो इनको हटाना होता है और इनको अलग करना होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको सबसे पहले इसकी स्प्लिसिंग की जाती है। क्या की जाती है? स्प्लिसिंग की जाती है। स्प्लिसिंग का मतलब ये होता है कि एक्सॉन को, यहां हम कहेंगे इंट्रॉन्स को काटकर हटा दिया जाता है। इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है और एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है। पढ़ा था ना ये पहले हमने, जैसे कि इसमें हम बेटा ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि ये एक्सॉन ई लिख देती हूँ मैं, है ना। ये खाली वाला इंट्रॉन, ये काला वाला एक्सॉन है ना। ये इंट्रॉन है, फिर ये एक्सॉन है, इंट्रॉन एक्सॉन, ये इंट्रॉन है। अब क्या करा था, स्प्लिसिंग हुई। देखिए मैं यहाँ बता रही हूँ आपको किस तरीके से, कैपिंग को अभी इनसे हटा देते हैं। इसकी स्प्लिसिंग हुई, ये वाला मैंने ऐसा बनाया है, ये जो यहाँ बना उसको मैंने इस तरीके से दिखाने के लिए बना दिया। स्प्लिसिंग हुई, सारे इंट्रॉन को हटा दिया गया और सारे एक्सॉन को जोड़ दिया गया। देखिए ये एक्सॉन, ये एक्सॉन दूसरा, ये तीसरा एक्सॉन, ये चौथा एक्सॉन, ये इंट्रॉन को हटा दिया गया। इसको कहा गया क्या, स्प्लिसिंग। जब स्प्लिसिंग हो गई इस तरीके से, ये स्प्लिसिंग हो गई। स्प्लिसिंग के बाद अब पूरा का पूरा जो आ गया वो एक्सॉन्स वाला पार्ट आ गया। एक्सॉन्स वाला पार्ट आ गया तो क्या किया गया, देखिए इसके आगे मैं इसको इस तरीके से बना देती हूँ। ये सारे के सारे एक्सॉन आ गए, ये 5 एंड, ये 3 एंड। 5 एंड पर कर दी जाती है क्या, कैपिंग, और 3 एंड पर करी जाती है क्या, टेलिंग। ये होती है कैपिंग, जहां पर क्या जोड़ा जाता है, ग्वानिन जोड़ा जाता है, और यहाँ क्या जोड़ा जाता है, पॉलीएडेनाइन। पॉलीएडेनाइन, टेलिंग, जिसको क्या बोलते हैं, टेलिंग बोलते हैं। ये पढ़ चुके हैं बेटा आप, कई सारे एडेनिन यहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं। कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई। तो आप कुछ सोचिए कि जो आरएनए अभी हमने बनाया, जो अभी हमने आरएनए पढ़ा था, किस तरीके से आरएनए को बनाया जा रहा है। जो आरएनए अभी हमने बनाया था वो आरएनए बनाता है हेट्रोजीनस आरएनए। अब उस हेट्रोजीनस आरएनए की क्या हुई, सबसे पहले स्प्लिसिंग हुई। स्प्लिसिंग क्यों हुई, क्योंकि जो आरएनए बना है वो आरएनए के पास एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों हैं। इंट्रॉन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उस इंट्रॉन को हटाना पड़ता है, जिसको स्प्लिसिंग कहते हैं। स्प्लिसिंग हो गई तो ऐसा आरएनए बन गया, ये वाला बन गया, ये आरएनए निकल के आ गया बाहर। तो इसके पास एक्सॉन ही एक्सॉन है। अब इसकी कैपिंग की जाएगी और टेलिंग की जाएगी। कैपिंग 5 एंड पर होती है, टेलिंग 3 एंड पर होती है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास ये बनकर आ गया क्या, mRNA। क्या बन के आ गया बेटा, mRNA, ठीक है। क्या बन के आ गया बेटा, mRNA। तो इस तरीके से ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बेटा कंप्लीट हो गया। इसको पढ़िएगा अच्छे से। एनसीईआरटी का डायग्राम देखिएगा। एनसीईआरटी के डायग्राम में
ट्रांसक्रिप्शन का, प्रोकैरियोट का, यूकैरियोट का, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है बेटा, ठीक है ना। तो वो डायग्राम ज़रूर देखिएगा, वो डायग्राम मैं आपको बनाकर भी बता दूंगी। हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में दोनों में ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से एनसीईआरटी में दिखाया गया है वो हम बता देंगे आपको बनाकर ना, पूरा डायग्राम हम बनाएंगे, उससे आपको और समझा देंगे ये पूरा प्रोसेस एक बार फिर से। फिर इसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।